द्विघात समीकरण के इस चौथे वीडियो में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम द्विघात समीकरणों को हल करने की सूत्र विधि तथा पूर्ण वर्ग बनाने की विधि को समझेंगे। आइए सबसे पहले हम सूत्र विधि में प्रयुक्त होने वाले सूत्र की व्युत्पत्ति करते हैं। देखिए, द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप होता है वो ax² प्लस bx प्लस c बराबर से 0 होता है। अब हम इस समीकरण को पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा हल करके एक सूत्र की व्युत्पत्ति करते हैं। उसी सूत्र का प्रयोग द्विघात समीकरणों को हल करने के लिए किया जाता है। तो आइए इस समीकरण को हम हल करते हैं। इस समीकरण को हम पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा हल करेंगे। तो पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा हल करने के लिए हमें एक सरसमीका का प्रयोग करना होता है। वो सरसमीका है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर से a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। हमें इस समीकरण को इस सरसमीका की सहायता से पूर्ण वर्ग बनाना होगा। आइए तो अब हम इस समीकरण को पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा हल करके देखते हैं। सबसे पहले हम इस समीकरण के दोनों पक्षों में 4a का गुणा कर देते हैं। तो हम यहाँ लिख देंगे दोनों पक्षों में 4a का गुणा करने पर, देखिए 4a का गुणा जब ax स्क्वायर से होगा तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 4a का गुणा जब bx से होगा तो 4abx हो जाएगा। और इसी 4a का गुणा जब c से होगा तो ये हो जाएगा 4ac बराबर से जब शून्य के साथ 4a का गुणा होगा तो 0 हो जाएगा। ये हमारा पहला स्टेप है। अब इस 4a स्क्वायर एक्स स्क्वायर को हम ये पूर्ण वर्ग के रूप में लिखेंगे। तो देखिए, इसको हम लिख सकते हैं 2ax का होल स्क्वायर। तो सूत्र के अनुसार हमारे पास a स्क्वायर बन करके तैयार हो गया। a स्क्वायर के स्थान पे हमारे पास 2ax है। और देखिए, इस 4abx को हम तोड़ के लिख देंगे 2 गुणित 2ax गुणित b। तो देखिए, ये 2 भी बन गया हमारे पास और a के स्थान पे हमारा 2ax भी बन गया और b के स्थान पर b बन गया है प्लस 4ac बराबर से 0। अब हम अगले पद में इस 4ac का पक्षांतर दाहिनी ओर कर देंगे। तो देखिए, 2ax का होल स्क्वायर प्लस 2 गुणित 2ax गुणित b, और ये 0 पहले से था और ये 4ac जब दाहिनी ओर जाएगा तो माइनस 4ac हो जाएगा। ये अगला स्टेप देखें, 2ax का होल स्क्वायर प्लस 2 गुणित 2ax गुणित b बराबर से ऋण 4ac। अब जरा हम गौर करते हैं तो हम देखते हैं कि a के स्थान पर 2ax है। देखिए, a स्क्वायर प्लस 2a और ये b, तो b के स्थान पर b का ही प्रयोग करना होगा। तो अगले स्टेप में देखिए हम क्या करते हैं, 2ax का होल स्क्वायर प्लस 2 गुणित 2ax गुणित b, ये पहले से है इतना, और हम अपने मर्जी से प्लस b स्क्वायर इसमें जोड़ देते हैं ताकि ये पूर्ण वर्ग के रूप में बन जाए। और साथ ही साथ हम b स्क्वायर को घटा देते हैं ताकि समीकरण में कोई फर्क भी ना पड़े। ये देखिए, b स्क्वायर से b स्क्वायर ये घट जाएगा, मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इधर बराबर से ऋण 4ac है। अब देखिए, इसके बाईं तरफ हम एक सरसमीका का प्रयोग करेंगे। क्योंकि a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब देखिए, इस सूत्र के अनुसार यहाँ से लेकर के यहाँ तक के पद जो हो जाएगा, ये हो जाएगा 2ax प्लस b का होल स्क्वायर और ये माइनस b स्क्वायर बराबर से -4
4ac। अब इस ऋण b का पक्षांतर हम दाहिनी ओर करेंगे। तो देखिए अगला पद 2ax प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर से, जब ये ऋण बी स्क्वायर दाहिनी ओर जाएगा तो धन बी स्क्वायर हो जाएगा और पहले से इधर माइनस 4ac। जब हम इस वर्ग को दाहिनी ओर ले जाएंगे तो ये वर्ग दाहिनी तरफ जा कर के वर्गमूल में परिवर्तित हो जाएगा। तो बाईं तरफ बचेगा 2ax प्लस बी बराबर से, चूँकि वर्गमूल धन ऋण में निकलता है इसलिए धन ऋण अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac हो जाएगा। अब हम इस b का पक्षांतर दाहिनी ओर करते हैं तो हमारे पास इस तरफ बाईं ओर जो रहेगा 2ax बचेगा और ये धन b जब दाहिनी ओर जाएगा तो ऋण b हो जाएगा और ये धन ऋण अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ये इतना होगा। अब हम अगले स्टेप में x का मान निकाल लेते हैं। तो देखिए x बराबर हो जाएगा हमारे पास ऋण b धन ऋण अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और ये सभी के बटे में ये 2a चला जाएगा 2a। तो देखिए x बराबर से ऋण b धन ऋण अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। हम द्विघात समीकरणों को हल करने के लिए इसी सूत्र का प्रयोग करते हैं। आइए अब हम प्रश्नावली 4.3 के प्रश्नों को हल करना प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम प्रश्न क्रमांक 2 को हल करेंगे। प्रश्न क्रमांक 2 को सबसे पहले हल करने का लाभ हमें यह होगा कि हम द्विघात समीकरणों के मूलों के अस्तित्व के विषय में अच्छी तरह से समझ सकेंगे। इसलिए हम सबसे पहले प्रश्न क्रमांक 2 को हल करेंगे और उसके पश्चात प्रश्न क्रमांक 1 को हल करेंगे। तो देखिए प्रश्न क्रमांक 2, उपर्युक्त प्रश्न 1 में दिए गए द्विघात समीकरणों के मूल द्विघाती सूत्र का उपयोग करके ज्ञात कीजिए। आइए अब हम पहले प्रश्न को हल करते हैं। तो देखिए हमारे पास प्रश्न है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 बराबर से 0। तो सबसे पहले हम व्यापक वर्ग समीकरण से इसकी तुलना करके a, b और c का मान ज्ञात करेंगे। तो हम लिखेंगे व्यापक वर्ग समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर देखिए a का मान जो है वो है 2, b का मान है ऋण 7 और c का मान है धन 3। इसके बाद हम सूत्र लिखेंगे x बराबर से ऋण b धन ऋण अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। अब हम लिखेंगे मान रखने पर। देखिए सूत्र विधि द्वारा समीकरण को हल करते समय कुछ सावधानियां रखनी होगी, ये ध्यान रखें। सबसे पहले ये बटे लाइन जो है ऊपर वाले पूरी राशि के बटे में खींचें। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण सावधानी ये रखनी है कि ऋणात्मक राशि को आपको कोष्टक के अंदर रखना होगा। तो देखिए अगला स्टेप, ये ऋण जो है ये सूत्र वाला ऋण है। उसके बाद चूंकि b का मान है ऋण 7 तो इसे हम कोष्टक में लिखेंगे ऋण 7 धन ऋण अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b के स्थान पे हम ऋण 7 रखेंगे माइनस 4 गुणित a के स्थान पे रखेंगे हम 2 और c के स्थान पे रखेंगे हम 3 और बटे में 2a यानी 2 गुणित 2। अगला स्टेप देखिए, ये ऋण गुणित ऋण हो जाएगा धन 7 धन ऋण अंडर रूट ऋण 7 का वर्ग भी 49 होगा और धन 7 का वर्ग भी 49 ही होगा, ये बात ध्यान में रखें। और देखिए ये ऋण 4 दूनी 8 तिया 24 और सभी के बटे में है 2 दूनी 4। अगला स्टेप देखिए 7 धन ऋण अंडर रूट ये 49 में से 24 घटेगा तो 25 बचेगा बटे 4। अगला स्टेप ये देखिए 7 धन ऋण
25 का वर्गमूल निकलेगा 5/4। अब हम एक बार धन चिन्ह का प्रयोग करेंगे जिससे हमें इस समीकरण का पहला मूल प्राप्त होगा, और दूसरी दफ़ा ये इस ऋण चिन्ह का प्रयोग करेंगे जिससे इस समीकरण का दूसरा मूल हमें प्राप्त हो जाएगा। तो हम लिखेंगे धन चिन्ह लेने पर, ये देखिए x बराबर से 7 धन 5/4। तो ये 7 और 5 12 हो जाएगा बटे 4। ये 4 से 3 बार कट जाएगा तो हमें 3 प्राप्त होगा। और एक दफ़ा हम इस ऋण चिन्ह का प्रयोग करेंगे, तो ऋण चिन्ह लेने पर देखिए x बराबर से 7 ऋण 5/4। तो 7 में से 5 घटेगा तो 2 बचेगा बटे 4। 2 से 4 2 बार कट जाएगा, तो इस प्रकार से 1/2 प्राप्त होगा। अब हम उत्तर लिख देंगे x बराबर से 3 और 1/2। आइए अब हम दूसरे सवाल को हल करते हैं। देखिए हमारे पास है 2x² प्लस x माइनस 4 बराबर से 0। सबसे पहले हम व्यापक वर्ग समीकरण से इसकी तुलना करके हम a, b तथा c का मान प्राप्त करेंगे। तो हम लिखेंगे व्यापक वर्ग समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर देखिए a का मान है हमारे पास ये 2 है, b का मान है कुछ नहीं अर्थात 1, और c का मान है ऋण 4। अब हम सूत्र लिखेंगे x बराबर से ऋण b धन ऋण अंडर रूट b² माइनस 4ac बटे 2a। अब हम लिखेंगे मान रखने पर, ये देखिए मान रखते हैं, ऋण b के स्थान पे 1 रख देंगे, धन ऋण अंडर रूट b के स्थान पे 1 रखा जाएगा, 1 का वर्ग माइनस 4 गुणित a का मान है 2 गुणित c का मान है ऋण 4। तो ऋण 4 को हम कोष्टक में लिखेंगे बटे 2 गुणित a के स्थान पे हम 2 रख देंगे। अगला स्टेप देखिए, ऋण 1 धन ऋण 1 का वर्ग भी 1 होगा, और ये ऋण गुणित ऋण धन हो जाएगा, 4 चौक 16 दूनी 32, और बटे में 2 दूनी 4। अगला स्टेप देखिए, ये ऋण 1 है, धन ऋण अंडर रूट 32 और 1 33 हो जाएगा बटे 4। अब इस 33 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसलिए एक बार धन चिन्ह लेके उत्तर निकाल लेंगे और एक बार ऋण चिन्ह लेकर उत्तर निकाल लेंगे। तो धन चिन्ह लेने पर देखिए x बराबर हो जाएगा ऋण 1 धन अंडर रूट 33 बटे 4, और एक बार ऋण चिन्ह लेंगे। ऋण चिन्ह लेने पर x बराबर हो जाएगा हमारा ऋण 1 ऋण अंडर रूट 33 और बटे में 4। तो हम अंत में लिख देंगे उत्तर x बराबर से ऋण 1 धन अंडर रूट 33 बटे 4 और ऋण 1 ऋण अंडर रूट 33 बटे 4। ये हमारा हल हो गया। आइए अब हम तीसरे प्रश्न को हल करते हैं। देखिए 4x² प्लस 4 रूट 3x प्लस 3 बराबर से 0। सबसे पहले हम व्यापक वर्ग समीकरण से तुलना करके a, b और c का मान प्राप्त करेंगे। तो हम लिखेंगे व्यापक वर्ग समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर देखिए a का मान है 4, b का मान है 4 रूट 3 और c का मान है
ये धन 3। अब हम सूत्र लिखेंगे, x बराबर से ऋण b धन ऋण अंडर रूट b² माइनस 4ac और सभी के बटे में 2a। अब हम लिखेंगे मान रखने पर, ये देखिए ऋण b के स्थान पे 4√3 धन ऋण अंडर रूट b² अर्थात 4√3 का होल स्क्वायर माइनस 4 गुणित a का मान है 4 और c का मान है 3 बटे 2 गुणित a का मान है 4। अगला स्टेप देखिए, ऋण 4√3 धन ऋण अंडर रूट, देखिए 4 का वर्ग होगा 16 और √3 का वर्ग होगा 3 माइनस 4 चौक 16 तिया 48 बटे 4 दूनी 8, ये हो जाएगा। अगला स्टेप देखें, ऋण 4√3 धन ऋण 16 तिया 48 माइनस 48 बटे 8। अगला स्टेप देखें, ऋण 4√3 धन ऋण अंडर रूट 48 में से 48 घटेगा तो 0 बचेगा बटे 8। इसके बाद देखिए ऋण 4√3 धन ऋण 0 बटे 8। अब एक दफ़ा धन चिन्ह लेंगे तो एक उत्तर प्राप्त होगा और एक दफ़ा ऋण चिन्ह लेंगे तो दूसरा उत्तर प्राप्त हो जाएगा। तो धन चिन्ह लेने पर देखिए x बराबर से ऋण 4√3 धन 0 बटे 8। 0 जोड़ने के पश्चात मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, अर्थात ऋण 4√3 बटे 8, 4 से ये 2 बार कट जाएगा। तो ये हमारा ऋण √3 बटे 2 पहला मूल प्राप्त हो गया। अब हम ऋण चिन्ह लेते हैं, तो ऋण चिन्ह लेने पर देखिए x बराबर से ऋण 4√3 माइनस 0 बटे 8, अर्थात वही रह जाएगा ऋण 4√3 बटे 8। ये 4 से 2 बार कट जाएगा, तो दूसरा मूल भी हमारा प्राप्त होगा ऋण √3 बटे 2। तो हम अंत में उत्तर लिख देंगे, x बराबर से ऋण √3 बटे 2 और ऋण √3 बटे 2, अर्थात इसके दोनों मूल समान प्राप्त होंगे। यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 3 समाप्त हो जाता है। अब हम इस समीकरण को गौर से देखते हैं। ये देखिए जो रूट में हमारे पास 0 प्राप्त हुआ, तो ये रूट के अंदर की राशि होता है b² माइनस 4ac। इसे विविक्ति कर कहा जाता है। इसे d से प्रदर्शित करते हैं, d बराबर से b² माइनस 4ac। जब रूट के अंदर 0 आ जाता है तो ये बात पक्का है कि दोनों उत्तर समान निकलेंगे, क्योंकि धन चिन्ह लेंगे तो भी वही उत्तर प्राप्त होगा और ऋण चिन्ह लेंगे तो भी वही उत्तर प्राप्त होगा। तो किसी भी समीकरण के मूल की जो प्रकृति होती है इसके विविक्ति कर के ऊपर निर्भर करता है, अर्थात रूट के अंदर की राशि पर निर्भर करता है, जिसको विविक्ति कर कहा जाता है। यदि किसी समीकरण का विविक्ति कर जो है वो 0 आता है तो उसके दोनों मूल वास्तविक और समान निकलते हैं। ये देखिए आप, यहाँ पे रूट के अंदर 0 जब आएगा तो 0 का वर्गमूल 0 ही होता है। इसको जोड़ा जाए अथवा घटाया जाए तो दोनों मूल आपस में बिल्कुल समान निकलते हैं। तो यदि d जो है 0 के बराबर निकलता है तो मूल जो होते हैं वास्तविक और समान होते हैं। इसी प्रकार कि रूट के अंदर मान लीजिए कि 25 निकला तो 25 का वर्गमूल 5 निकलेगा, और जब ये 5 निकलेगा तो एक बार जब हम धन चिन्ह लेंगे तो निश्चित तौर पे एक अलग उत्तर आएगा, और एक बार जब हम ऋण चिन्ह लेंगे तो निश्चित तौर पे अलग उत्तर प्राप्त होंगे। तो देखिए d यदि
बड़ा हो जीरो से बड़ा अर्थात धनात्मक राशि, तो मूलों की जो प्रकृति होती है वो होती है वास्तविक और असमान। और मान लीजिए कि रूट के अंदर कोई ऋणात्मक राशि निकल जाए, जैसे कि ऋण 25 निकल गया, तो इस स्थिति में इसका वर्गमूल हम नहीं निकाल सकते हैं। तो इस स्थिति में इस समीकरण के मूल अवास्तविक होंगे, यानी d अगर 0 से छोटी राशि रहे अर्थात ऋणात्मक राशि रहे तो मूल अवास्तविक होंगे, अर्थात इसका अस्तित्व नहीं होगा। आइए अब इस टेबल की सहायता से हम मूलों की प्रकृति को समझते हैं। यदि किसी वर्ग समीकरण का विविक्ति कर शून्य निकले तो उसके मूल वास्तविक होते हैं और समान होते हैं, यानी दूसरे शब्दों में d = 0। और यदि किसी समीकरण का विविक्ति कर धनात्मक राशि निकले अर्थात d बड़ा हो 0 से, तो मूल वास्तविक और असमान होंगे। और इसी प्रकार यदि किसी समीकरण का विविक्ति कर ऋणात्मक राशि निकले अर्थात d छोटा हो 0 से, तो मूल अवास्तविक होंगे, अर्थात उसके मूलों का कोई अस्तित्व नहीं होगा। अब इस बेसिक का प्रयोग हम प्रश्न क्रमांक 1 को हल करने में करेंगे। आइए अब हम प्रश्नावली 4.3 के पहले प्रश्न को हल करते हैं। देखिए पहला प्रश्न, यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। हमें जो प्रश्न दिए गए हैं, इन प्रश्नों में सबसे पहले हमें ये पता करना है कि इस समीकरण के मूलों का अस्तित्व है अथवा नहीं है। यदि समीकरण के मूल का अस्तित्व है तो उसे हमें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात भी करनी होगी। आइए पहले प्रश्न को हम देखते हैं। पहला प्रश्न है हमारा 2x² - 7x + 3 = 0। सबसे पहले हमें ये पता करना होगा कि इसके मूलों का अस्तित्व है अथवा नहीं है। इसके लिए इस समीकरण की तुलना व्यापक वर्ग समीकरण से हम करेंगे। तो हम लिख देंगे यहाँ पे व्यापक वर्ग समीकरण ax² + bx + c = 0 से तुलना करने पर देखिए a का मान जो है हमारे पास ये 2 है, b का मान -7 है और c का मान ये (3) है। अब सबसे पहले हम विविक्ति कर निकाल के देखेंगे। तो लिखेंगे सूत्र d = b² - 4ac। b के जगह b का मान रखेंगे, -7 का होल स्क्वायर -4 × 2 × 3। -7 का वर्ग होगा (49) -4 दूनी 8 तिया 24। घटाने पे हमें 25 प्राप्त होगा। इस समीकरण का विविक्ति कर 25 निकला, जो एक धनात्मक राशि है। तो हम यहाँ लिखेंगे, यहाँ d > 0 है, अतः इस समीकरण के मूल वास्तविक होंगे, अतः मूलों का अस्तित्व होगा। यहाँ सवाल का एक भाग हल हो जाता है। दूसरा भाग है, यदि मूलों का अस्तित्व है तो उस समीकरण को पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा भी हल कीजिए। अब हम इस समीकरण को पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा हल करके देखते हैं। तो देखिए हमारे पास समीकरण है 2x² - 7x + 3 = 0। देखिए किसी द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा हल करने के लिए हमें इन दो सरसमीकाओं को ध्यान में रखना होगा। पहला है a² + 2ab + b² = a + b का होल स्क्वायर, तथा दूसरा है a² - 2ab + b² = a - b का होल स्क्वायर। देखिए पूर्ण वर्ग बनाने की विधि के कुछ चरण होते हैं। इन चरणों का हम क्रमशः अनुसरण करते हुए वर्ग समीकरण को हल करते हैं। देखिए सबसे पहला चरण है, सबसे पहले समीकरण के पहले पद को a² के रूप में परिवर्तित करेंगे। समीकरण का जो पहला पद जो होता है इसको a² के रूप में परिवर्तित किया जाता है। अब देखिए a² के रूप में कैसे परिवर्तित करेंगे।
यदि ये 4x² रहता तो हम इसे 2x का होल स्क्वायर लिख सकते थे। अगर 9x² होता तो हम इसे 3x का होल स्क्वायर लिख सकते थे, परंतु ये 2x² है, हम इसे पूर्ण वर्ग के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो हमारे पास रास्ता ये बचता है कि इस 2 को हटा दिया जाए। तो 2 को हटाने के लिए हमें इस समीकरण के दोनों पक्षों में 2 का भाग देना होगा। तो पहला चरण है समीकरण के दोनों पक्षों में 2 का भाग देने पर। देखिए ये 2x² बटे 2 हो जाएगा, माइनस 7x बटे 2 प्लस 3 बटे 2 और इधर दाहिनी ओर 0 बटे 2 होगा। अभी देखिए 2 से 2 कट जाएगा, तो हमारे पास x² माइनस 7 बटे 2x प्लस 3 बटे 2 बराबर से जब 0 में 2 का भाग जाएगा तो ये भी 0 हो जाएगा। अब देखिए जो हमारा पहला पद जो है ये a² के रूप में परिवर्तित हो गया। ये देखिए x² बन गया ये। अब ये दूसरा चरण है, इसके बाद दूसरे पद को 2a के रूप में परिवर्तित करेंगे, यानी कि ये जो दूसरा पद जो है ऋण 7 बटे 2x है, इसको 2a अर्थात 2x, क्योंकि a के जगह पे हमारा x है इसलिए हमें ये दूसरे पद को 2x के रूप में परिवर्तित करना होगा। तो तीसरा चरण देखें, x² माइनस 2 गुणित x गुणित 7 बटे 2। ये देखिए हमने अपने मर्जी से 2 का इसमें गुणा कर दिया, इस कारण से 1 बटे 2 का और गुणा कर देंगे ताकि ये 2 से 2 कट जाए और मान में कोई परिवर्तन ना पड़े, क्योंकि देखिए ये 2 से 2 कट जाएगा और बात वही रह जाएगी 7 बटे 2x प्लस 3 बटे 2 बराबर से 0। अब हमारा दूसरा पद जो है 2a के रूप में परिवर्तित हो चुका है, क्योंकि a के जगह पे हमारा x है। अब तीसरा पद देखिए b खुद ब खुद बन जाएगा, तो ये देखिए 7 एकम 7 बटे 2 दूनी 4। तो ये देखिए b कितना बनता है, x² माइनस 2 गुणित x गुणित 7 एकम 7 बटे 2 दूनी 4 प्लस 3 बटे 2 बराबर से 0। देखिए हमारा b खुद ब खुद बनकर तैयार हो गया। ये देखिए x² ऋण 2a और b के जगह पे 7 बटे 4 बन गया। अब हम चौथा चरण देखते हैं। चौथा चरण कहता है b का जितना मान बनता है उसका वर्ग करके समीकरण में जोड़ेंगे तथा घटाएंगे। अगला चरण देखिए, x² माइनस 2 गुणित x गुणित 7 बटे 4। तो हमारा b बना है 7 बटे 4, तो इसका वर्ग करके हम जोड़ भी देंगे और घटा भी देंगे। 7 बटे 4 का होल स्क्वायर को जोड़ेंगे और ऋण 7 बटे 4 का होल स्क्वायर को घटा भी देंगे, ताकि इससे ये घट जाए और मान में कोई परिवर्तन ना पड़े, और प्लस 3 बटे 2 बराबर से 0। अब देखिए ये x² माइनस 2x गुणित 7 बटे 4 प्लस 7 बटे 4 का होल स्क्वायर, ये जो है a² माइनस 2ab प्लस b² के रूप का बन चुका है। तो हमें पता है कि ये बराबर होता है a माइनस b का होल स्क्वायर। तो इस सूत्र के अनुसार ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक के जो पद है वो हो जाएगा हमारा x माइनस 7 बटे 4 का होल स्क्वायर, और आगे का पद देखिए, तथा ये 7 बटे 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा 49 बटे 16 और धन 3 बटे 2 बराबर से 0। अगला पद देखिए, x माइनस 7 बटे 4 का होल स्क्वायर माइनस 49 बटे 16 प्लस 3 बटे 2 बराबर से 0। अब हम इन दोनों पदों का पक्षांतर दाहिनी ओर कर देते हैं। अगला पद देखें, x माइनस 7 बटे 4 का होल स्क्वायर बराबर से ये ऋण 49 बटे 16 जब दाहिनी ओर जाएगा तो धन 49 बटे 16 हो जाएगा, और ये धन 3 बटे 2 दाहिनी ओर जाएगा तो ऋण 3 बटे 2 हो जाएगा।
अगला पद है x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर बराबर से, इधर दाहिने पक्ष की ओर हम एलसीएम ले लेते हैं, तो ये 16 आएगा, यहाँ पे 49 और 2 का भाग जाएगा 8, 8 तिया 24 आएगा। अगला पद देखें, x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर बराबर से 25/16। अब हम इस वर्ग को उठा करके दाहिनी ओर ले जाते हैं तो ये वर्गमूल में परिवर्तित हो जाएगा। तो x माइनस 7/4 बराबर से वर्गमूल 25/16। चूँकि वर्गमूल धन और ऋण में प्राप्त होगा तो ये चिन्ह हम लगा देंगे। अगला स्टेप देखिए, x माइनस 7/4 बराबर से धन ऋण 5/4 हो जाएगा। अब हम इस ऋण 7/4 का पक्षांतर दाहिनी ओर कर देंगे। तो देखिए x बराबर से ये ऋण 7/4 जब दाहिनी ओर जाएगा तो धन 7/4 हो जाएगा और धन ऋण 5/4 होगा। अब एक दफ़ा हम धन चिन्ह लेंगे तो एक मूल हमें प्राप्त होगा तथा दूसरी दफ़ा ऋण चिन्ह लेंगे तो दूसरा मूल प्राप्त हो जाएगा। अब हम यहाँ पे लिखेंगे धन चिन्ह लेने पर, देखिए x बराबर होगा 7/4 धन 5/4। ये लघुत्तम जो प्राप्त होगा वो 4 होगा और यहाँ पे आएगा 7 और यहाँ पे आएगा 5। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 7 और 5 12/4, 4 से ये 3 बार कट जाएगा। तो इस प्रकार से पहला मूल हमारा 3 प्राप्त हुआ। एक दफ़ा हम इस ऋण चिन्ह को ले लेंगे, तो ऋण चिन्ह लेने पर देखिए x बराबर से 7/4 ऋण 5/4, हमारा लघुत्तम प्राप्त होगा 4, यहाँ पे प्राप्त होगा 7 माइनस 5 यानी कि 2/4। 2 से ये 4 कट जाएगा तो 1/2 प्राप्त होगा। तो हम उत्तर लिखेंगे x बराबर से 3 और 1/2। यहाँ पे सवाल समाप्त हो जाता है। अब हम दूसरे सवाल को देखते हैं। 2x² प्लस x माइनस 4 बराबर से 0। तो यहाँ पे a बराबर है हमारे पास 2, b का मान है 1 और c का मान है ऋण 4। तो हम निकाल के देखेंगे इसका विभक्तीकर। सूत्र d बराबर से b² माइनस 4ac। तो इस b के जगह पे हम रखेंगे 1 का वर्ग माइनस 4 गुणित 2 गुणित माइनस 4। देखिए 1 का वर्ग 1 होगा, ऋण गुणित ऋण धन, 4 चौक 16 दूनी 32। तो विभक्तीकर हमारा 33 निकला जो एक धनात्मक राशि है। इस कारण से इस समीकरण के मूलों का अस्तित्व होगा। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ d इज ग्रेटर देन 0 है अर्थात धनात्मक राशि है, अतः इस समीकरण के मूलों का अस्तित्व होगा। अब हम मूल को ज्ञात करेंगे। तो देखिए हमारे पास समीकरण है 2x² प्लस x माइनस 4 बराबर से 0। तो सबसे पहले हमें 2x² को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इस 2 को हटाना पड़ेगा। तो इस कारण इसके लिए हम दोनों पक्षों में 2 का भाग दे देते हैं। तो हम लिखेंगे दोनों पक्षों में 2 का भाग देने पर, देखिए 2x²/2 प्लस x/2 माइनस 4/2 और दाहिनी ओर होगा 0/2। ये 2 से 2 कट गया। अगला स्टेप देखें, x² प्लस 1/2x माइनस, ये देखिए 2 से 4 भी कट गया तो 2 बराबर से 0 में जब 2 का भाग जाएगा तो 0 आएगा। अब हमारा पहला पद a² के रूप में परिवर्तित हो गया है। अब हमें 2a के रूप में दूसरे पद को परिवर्तित करना होगा। तो देखिए अगला स्टेप, x² प्लस 2 गुणित a के स्थान पे हम ये x को सामने ले आएंगे, गुणित 1/2 पहले से है और इस
2 को काटने के लिए हम 1/2 का गुणा भी करेंगे, क्योंकि ये 2 से 2 कट जाएगा और मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ऋण 2 बराबर से 0। अब देखिए हमारा 2a भी बन गया। a के स्थान पे हमारे पास है x, तो a² प्लस 2x यानी 2a, तो ये b खुद ब खुद बनकर तैयार हो जाता है। x² प्लस 2 गुणित x गुणित ये 1/2 दूनी 4, यही हमारा b बना है। माइनस ऋण 2 बराबर से 0। अब इसके बाद हमें b वर्ग बनाना होगा, तो इसके लिए हमें 1/4 का वर्ग करके जोड़ भी देंगे तथा घटा भी देंगे। तो देखिए x² प्लस 2 गुणित x गुणित 1/4 प्लस 1/4 का होल स्क्वायर को जोड़ भी देंगे और 1/4 के होल स्क्वायर को घटा भी देंगे और माइनस 2 बराबर से 0 है। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक के जो पद जो है वो हमारा सूत्र के रूप में ढल चुका है, क्योंकि a² प्लस 2ab प्लस b² बराबर से होता है a प्लस b का होल स्क्वायर। तो इस सूत्र के अनुसार यहाँ से यहाँ तक के जो पद है वो हो जाएगा हमारा x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे है ऋण 1/4 का होल स्क्वायर ऋण 2 बराबर से 0। अगले स्टेप में x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर, और जब हम कोष्टक को हल करेंगे तो ऋण 1 का वर्ग 1 होगा और 4 चौके 16 और ऋण 2 बराबर से 0। अब इन दोनों पदों का पक्षांतर हम दाहिनी ओर कर देते हैं। तो देखिए अगला स्टेप, x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर बराबर से, जब ऋण 1/16 दाहिनी ओर जाएगा तो धन 1/16 हो जाएगा, और ऋण 2 भी जाएगा तो ये भी धन 2 कुछ नहीं तो हम 1 लिख सकते हैं। अगला स्टेप देखें, x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर बराबर से दाहिनी ओर का हम एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम आएगा हमारे पास 16 और यहाँ पे आएगा 1 प्लस 16 दूनी 32। अगला स्टेप देखें, x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर बराबर से 33/16। अब वर्ग को हम दाहिनी ओर ले जाएंगे तो वर्गमूल में परिवर्तित हो जाएगा, और वर्गमूल धन और ऋण में प्राप्त होता है, तो हम लिखेंगे 33/16 का वर्गमूल, और इधर बचेगा x प्लस 1/4। अब इस 1/4 का पक्षांतर हम दाहिनी ओर कर देते हैं, तो देखिए x बराबर से ऋण 1/4 धन ऋण √33/4, क्योंकि 16 का वर्गमूल 4 होता है। अब एक बार हम धन चिन्ह लेंगे, एक मूल प्राप्त होगा, तथा दूसरी दफ़ा ये ऋण चिन्ह लेंगे तो दूसरा मूल प्राप्त होगा। तो हम धन चिन्ह लेने पर देखिए x बराबर से ऋण 1/4 धन √33/4, लघुत्तम आएगा हमारे पास 4, यहाँ पे ऋण 1 धन √33, ये आएगा हमारा पहला मूल। और एक दफ़ा ऋण चिन्ह लेने पर देखिए x बराबर से होगा ऋण 1/4 ऋण √33/4, लघुत्तम आएगा हमारे पास 4, यहाँ पे ऋण 1 ऋण √33, ये आएगा दूसरा मूल। अंत में हम उत्तर लिख देंगे, उत्तर x बराबर से ऋण 1 धन √33/4 और ऋण 1 ऋण √33/4। यहाँ पे सवाल समाप्त हो गया। आइए तीसरा सवाल देखते हैं। 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 बराबर से 0 है। तो यहाँ a बराबर है हमारे पास 4, b बराबर है 4√3 तथा c के बराबर है 3। तो हम यहाँ पे विविक्ति कर निकाल के देखते हैं। d बराबर से b² माइनस 4ac, तो b के स्थान पे हम रख देंगे 4√3
का होल स्क्वायर माइनस 4 गुणित 3। देखिए 4 का वर्ग होगा 16 और रूट 3 का वर्ग होगा 3 और 4 चौक 16 तिया 48। अब 16 और 3 का गुणा करते हैं तो 48 प्राप्त होता है और इसमें हमें घटाना होगा 48। इस प्रकार से हमारा विविक्तीकर शून्य प्राप्त होता है। तो इससे हमें यह समझ में आता है कि इस समीकरण के मूल वास्तविक तथा समान होंगे। तो लिखेंगे यहाँ d बराबर है 0 के, अतः इस समीकरण के मूलों का अस्तित्व होगा। अब हमें मूलों को ज्ञात करना है, वो भी पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा। तो देखिए कैसे ज्ञात करते हैं। 4x² प्लस 4 रूट 3x प्लस 3 बराबर से 0। अब देखिए ये पहला पद जो है 4x² को हम आसानी से पूर्ण वर्ग बना सकते हैं। वो देखिए कैसे। 4x² को हम लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर प्लस 4 रूट 3x प्लस 3 बराबर से 0। a के रूप में हमारे पास 2x है, तो अब देखिए 2a हमें बनाना होगा। तो अगला पद देखें, 2x का होल स्क्वायर प्लस इस 4 को हम 2 गुणित 2x गुणित रूट 3 लिख सकते हैं। देखिए 2 दूनी 4 गुणित रूट 3 4 रूट 3 और ये x हो गया और अंत में हमारे पास 3 है। अब देखिए a² धन 2a और b के रूप में खुद ब खुद रूट 3 बन गया है। तो अब हम रूट 3 का वर्ग करके जोड़ भी देंगे तथा घटा भी देंगे। तो 2x का होल स्क्वायर प्लस 2 गुणित 2x गुणित रूट 3 प्लस रूट 3 का वर्ग करके हम जोड़ भी देंगे और रूट 3 का वर्ग करके घटा भी देंगे और अंत में 3 है बराबर से 0। अब यहाँ से यहाँ तक के जो पद है वो सूत्र के रूप में परिवर्तित हो गया है। ये a² प्लस 2ab प्लस b² बराबर होता है a प्लस b का होल स्क्वायर। इस सूत्र का प्रयोग हम यहाँ से लेकर यहाँ तक के करेंगे। तो देखिए a के स्थान पे 2x है और b के स्थान पे रूट 3 है। तो अगला स्टेप देखिए, 2x प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर बचेगा और प्लस 3 है बराबर से 0। अगला स्टेप देखिए, ये 2x प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस इस रूट 3 का वर्ग होगा 3 और ये पहले से धन 3 है बराबर से 0। अब ये धन 3 और ऋण 3 घट के 0 हो जाएगा। अगला स्टेप देखिए, 2x प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर बराबर से 0। अब इस कोष्टक को हम 2 बार लिखेंगे, 2x प्लस रूट 3 और 2x प्लस रूट 3 बराबर से 0। पहले कोष्टक के बराबर जब 0 लिया जाएगा तो एक मूल हमें प्राप्त होगा तथा दूसरे कोष्टक के बराबर 0 लेने पे हमारा दूसरा मूल प्राप्त हो जाएगा। तो हम लिखेंगे 2x प्लस रूट 3 बराबर से 0 लेने पर ये देखिए 2x बराबर से 0 माइनस रूट 3, इसलिए x बराबर से माइनस रूट 3 बटे 2। ये हमारा पहला मूल प्राप्त हो गया। इसी प्रकार ये दूसरे कोष्टक के बराबर 0 लेंगे तो 2x प्लस रूट 3 बराबर से 0 लेने पर 2x बराबर से 0 माइनस रूट 3, इसलिए x बराबर से माइनस रूट 3 बटे 2। ये हमारा दूसरा मूल प्राप्त हो गया। अंत में हम उत्तर लिख देंगे, x बराबर से माइनस रूट 3 बटे 2 और माइनस रूट 3 बटे 2। यहाँ पे सवाल समाप्त हो गया। अब पहले का अंतिम प्रश्न देखिए, 2x² प्लस x प्लस 4 बराबर से 0। तो हम लिखेंगे यहाँ a बराबर से 2 है, b बराबर से 1 है,
और c बराबर से 4 है। अब हम इसका विविक्तीकरण निकाल के देखेंगे। तो सूत्र d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac, मान रखेंगे b के स्थान पे 1 रख देंगे, 1 का वर्ग माइनस 4 गुणित 2 गुणित 4। तो देखिए 1 का वर्ग 1 होगा, माइनस 4 चौक 16 दूनी 32, घटाने पे हमें ऋण 31 प्राप्त होगा। अब देखिए इस समीकरण का विविक्तीकरण ऋणात्मक राशि है, अर्थात 0 से छोटा है। इस कारण से इस समीकरण के मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। तो हम यहाँ लिख देंगे, चूंकि d छोटा है 0 से, अतः इस समीकरण के मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। यहाँ पे सवाल समाप्त हो जाता है। क्योंकि समीकरण के मूलों का अस्तित्व नहीं है, अतः हमें इस सवाल को आगे हल नहीं करना है।